वेलकम टू वन बायोलॉजी। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर के अंदर हमको समझने हैं कि एसिड्स, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, इनका डिफरेंस क्या होता है एंड डे टू डे लाइफ के अंदर ये हमें कैसे यूज आते हैं। क्या हम उनको डेली लाइफ में एसिड बेसिस को देखते हैं या हम केवल केमिस्ट्री लैब्स के अंदर देखते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, दिस इज वन बायोलॉजी, तो इसको सब्सक्राइब करिए क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेंगे क्लास 10th, 11th एंड 12th साइंस के इजी वीडियोस पूरे चैप्टर के। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, जो आपका चैप्टर है, इसको समझने के लिए चलते हैं किचन में। अब आप सोचोगे कि हम किचन में जाके इस चैप्टर को कैसे समझेंगे। तो देखो, जब अगर आप किचन में जाते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें रखी होती हैं। उसमें से कुछ स्वीट होती है, मीठी, कुछ खट्टी होती हैं, कुछ नमकीन होती हैं, कुछ स्पाइसी तीखी होती हैं, राइट। अगर मैं बोलूँ शक्कर मीठी है तो वो क्यों है, नींबू खट्टा है तो वो क्यों है, इमली खट्टी है तो क्यों है, मिर्ची अगर तीखी है तो क्यों है, और जो नमक है वो आपको नमकीन क्यों लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास में कि उसका नेचर ही ऐसा है। तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रेजेंट होगा जिसके कारण से नींबू टमाटर खट्टे होते हैं और शक्कर मीठी होती है, शक्कर खट्टी नहीं होती, टमाटर कभी मीठा नहीं होता। इसके रीजंस हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। यानी कि जो टमाटर, संतरे, खट्टी चीजें होती हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है एसिड, और जो थोड़ी सी कड़वी होती हैं उसमें प्रेजेंट होता है बेस। जैसे कि बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, जब आप केक बनाने के लिए यूज करते हैं तो उसको कभी टेस्ट करके देखना, उसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा होता है। तो ये तो बात हो गई किचन की, उसमें आप बोल सकते हो कि कौन सी चीज खट्टी मीठी कैसी है टेस्ट करके, क्योंकि वो एडिबल है, आप खा सकते हो। अब हम किचन से सीधे चलते हैं एक लैब के अंदर। क्लियर? तो अब लैब में जा रहे हैं तो कौन सी लैब में जाएंगे, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है बायोलॉजी लैब में नहीं जाएंगे, ना हम फिजिक्स लैब में जाएंगे, हम जाएंगे केमिस्ट्री लैब के अंदर। और केमिस्ट्री लैब में क्या मिलेगा आपको देखने को, सेम जैसे किचन का हाल होता है। रैक्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ पाउडर फॉर्म में होते हैं, कुछ लिक्विड्स होते हैं। अगर आपको तब बोलें कि आप इनको बताएं ये सारे केमिकल्स कौन से एसिड है, कौन से बेस हैं, तो क्या आप वहां पे टेस्ट करोगे। अगर एसिड टेस्ट करोगे तो जल जाओगे। तो वहां पर टेस्ट नहीं किया जाता है, वहां पर टेस्ट किया जाता है, राइट। तो किचन के अंदर हम टेस्ट करके बता सकते हैं कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। बट लैब के अंदर हमको क्या करना पड़ता है, एक टेस्ट करना पड़ता है। कुछ लिटमस पेपर का यूज करते हैं, कभी फिनोप्थेलिन, कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं, और उसके थ्रू कलर चेंज से हम बता देते हैं कि वो एसिड है कि बेस है, राइट। तो एसिड्स, बेसिस लैब में भी प्रेजेंट है और किचन में भी प्रेजेंट है, दोनों जगह प्रेजेंट है। तो दोनों अलग तो होंगे क्योंकि एक को आप टेस्ट कर सकते हो बट यहाँ पर नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए जो किचन में जितने भी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि संतरे में, नींबू में, टमाटर में, इमली में, अंगूर में, खट्टी चीजों के अंदर, वो हमको प्लांट से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, राइट। तो वो एडिबल होते हैं, वो मैन मेड नहीं होते, नेचर ने बनाए हैं। तो ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एसिड्स बोलते हैं, या दूसरा नाम होता है इनका ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है। देन बात करते हैं जो लैब के अंदर केमिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मैन मेड होते हैं, तो वो मिनरल एसिड्स होते हैं। अब हमको डिटेल में पूरे चैप्टर में पढ़ना है कि एसिड क्या होता है, एसिड किसके साथ में रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, डेली यूज में एसिड कहाँ पर यूज होता है। तो उससे पहले ये तो समझो कि एसिड होता क्या है। अब बोलोगे एसिड वही है जो खट्टा है टेस्ट में, जो ब्लू से रेड लिटमस करता है वो एसिड हुआ। तो एसिड बना कैसे, तो वो बना है कैसे, एक मेथड होती है। कैसी मेथड, उसको पढ़ने से पहले हम समझते हैं क्या एक चीज को। ये हो गई एक पीरियोडिक टेबल। पता है पीरियोडिक टेबल क्या होती है, एक टेबल होती है, टेबल है तो उसमें कुछ कॉलम्स होंगे, राइट, और रोज प्रेजेंट होंगी। तो इन कॉलम्स एंड रोज के अंदर क्या किया गया, एलिमेंट्स को रखा गया। एलिमेंट्स कौन से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, क्लोरीन, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सारे एलिमेंट्स हैं। इन सब के अंदर एटम्स प्रेजेंट हैं, जिसके अंदर जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं एटम्स में नंबर, उसके बेसिस पे एलिमेंट्स के नंबर दिए और उनको यहाँ पर रख दिया। तो ऐसा नहीं है जो डिस्कवर होता गया उसको उसके अरेंज करके हमने रख दिए, नहीं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की, उसके बेसिस पे हमने वहां पर रख दिए। ठीक है। अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं बिल्कुल हटके होते हैं, कैसे,
हम कट भी जाएंगे, हम पिट भी जाएंगे, हम खिंच भी जाएंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर देंगे। भाई कट जाओगे तो आप नाइफ से काट लो उस एलिमेंट को, पिट जाओगे तो उसकी शीट बना दो, खिंच जाओगे तो उसके तार बना दो, जैसे कॉपर के एल्यूमिनियम की शीट बन जाती है, वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। तो बोले अरे वाह, ये एलिमेंट्स तो ये सब कर सकते हैं, तो इनको दे दिया एक नया नाम, उनको बोल दिया क्या, मेटल्स। वो है तो एलिमेंट्स ही, लेकिन वो क्या करते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, सॉफ्ट होते हैं, नाइफ से कट जाते हैं, शीट्स बना सकते हो, उनके कॉपर के जैसे वायर्स बनते हैं, वायर बन जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। लेकिन कहीं दूसरी और ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिन्होंने बोला ना हम कटेंगे, ना हम पिटेंगे, ना हम खिंचेंगे, और ना ही हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ठीक है भाई, मत करो, एलिमेंट तो तुम हो ही, एटम्स भी प्रेजेंट है तुम्हारे अंदर, तुम्हें रखना तो पड़ेगा पीरियोडिक टेबल में। उनको अलग रख दिया और उनको नाम दे दिया क्या, नॉन मेटल्स। क्लियर? तो एलिमेंट्स कितने हैं, 90 से 92 तक के एलिमेंट्स होते हैं, और उन सबको पीरियोडिक टेबल में रखा, तो कुछ उसमें से मेटल्स हो गए, कुछ नॉन मेटल्स हो गए। फिर कुछ बीच में से निकल कर आए एलिमेंट्स, बोले कि हमारे पास थोड़ी सी मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स है और थोड़ी नॉन मेटल की है, तो प्लीज हमको ना मेटल के पास भेजो ना नॉन मेटल के पास भेजो। कोई बात नहीं, उनको अलग से नाम दे दिया, उनको बोल दिया क्या, मेटलॉइड्स। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब क्या हुआ, ये एलिमेंट्स ने क्या किया, ये आपस में रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, जैसे लोहा होता है, आयरन रॉड बनवा लो, बाहर बारिश में छोड़ दो, एयर से मॉइस्चर से रिएक्ट करके कोरोजन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर अपनी मर्जी से नहीं करा रहा है तो लैब्स के अंदर हमारे बहुत से साइंटिस्ट बैठे हैं, वो करवाते रहते हैं, ताकि कुछ नया एलिमेंट, कुछ नया कंपाउंड बन जाए जो हमारे यूज आ जाए। ठीक। तो क्या होता है, सपोज एक हाइड्रोजन ने बोला कि मैं एक क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करूंगा, तो एक हाइड्रोजन एलिमेंट ने एक क्लोरीन एलिमेंट के साथ में रिएक्शन किया और क्या बन गया, HCl बन गया, जिसका नाम है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। फिर यही एक हाइड्रोजन ने बोला मैं सल्फर के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी कूद के आ गया, ऑक्सीजन की मैं भी आ जाता हूं तुम्हारे साथ में, चलो, तो ये बन गया क्या, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। इसी तरीके से कुछ मेटल्स निकल के आ गए, सोडियम बोला मैं भी हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करूंगा, तो ऑक्सीजन भी कूद कूद के आ गया, नहीं मैं भी आ रहा हूँ, तो वो OH भी आ गया, तो ये बन गया क्या, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जितने भी प्रोडक्ट बने, इसमें के और भी एसिड्स और भी बेसिस बने, जैसे कि एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH होता है, HNO3 होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, अलग अलग से यहाँ कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, 2 ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, इस तरीके से रिएक्ट करके बन गए। अब ये जितने भी प्रोडक्ट्स बने हैं, इनकी कुछ अलग ही प्रॉपर्टीज थी। ये टेस्ट में थोड़े खट्टे हैं, कुछ कड़वे हैं, वहां पे टेस्ट नहीं किया गया, लेकिन कुछ टेस्ट करके पता लगा लिया। तो जो भी खट्टे थे टेस्ट में, उनको क्या बोल दिया, एसिड्स बोल दिया। ठीक है। और ये एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करवा सकते थे, उसके लिए भी एक अलग एक्सपेरिमेंट है, वो हम आगे समझेंगे, बहुत ही सिंपल है। और जो ये बेसिस थे, ये कड़वे हैं थोड़े से और स्लिपरी इन नेचर है, कैसे, चिकने हैं। जो साबुन होता है, साबुन फिसल जाता है हाथ से, क्यों, क्योंकि उसके अंदर बेस प्रेजेंट होता है। शैम्पू होता है, चिकना होता है, क्योंकि उसमें बेस प्रेजेंट होता है। तो आपके एसिड्स जो हुए और बेसिस, वो किचन में तो थे ही, हमारे लैब्स के अंदर भी प्रेजेंट है। अब ये जो लैब वाले एसिड हैं, इनको हम टेस्ट से तो पता नहीं कर सकते। कोई भी केमिकल को अगर ये बन गया है, यहाँ मैंने बोल दिया कि ये एक एसिड है, लेकिन आज से 200, 300, 400 साल पहले जब ये नहीं बने थे, तब क्या पता था कि ये एसिड है, इनको मिला देते हैं पानी के अंदर तो ब्लास्ट हो जाएगा? नहीं। तो क्या होता है, कुछ टेस्ट रखे गए थे, जैसे कि लिटमस पेपर टेस्ट होता है, फिनोल्फ्थालीन टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट क्यों करते हैं? इन टेस्ट के अंदर हम यूज करते हैं एक चीज जिसका नाम है इंडिकेटर, जो हमारी व्हीकल्स में, गाड़ियों में लगा होता है। राइट जाना है तो राइट इंडिकेटर ऑन कर दो, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट इंडिकेटर। तो यहाँ पर भी वही वाला एक प्रिंसिपल है। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है, केमिकल होता है, जिसके अंदर अगर आप एसिड डाल दोगे तो उसका अलग कलर हो जाएगा, बेस डाल दोगे तो अलग कलर हो जाएगा। एक इंडिकेटर आपको दोनों चीजें नहीं बता सकता, तो इंडिकेटर के अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब वो समझते हैं। अब ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, ये एक गाड़ी की इंडिकेटर की तरह ही है। जब यूज नहीं होता तो ये बंद रहते हैं, लेकिन जब आपको डायरेक्शन, आपको पता हो कि किस डायरेक्शन में जाना है, तभी वो वाला इंडिकेटर ऑन होता है। उसी तरीके से ये इंडिकेटर होते क्या है, ये अपना कलर चेंज करते हैं। जो इंडिकेटर है वो एक लिक्विड भी हो सकता है, एक सॉलिड भी हो सकता है। सपोज एक ये लिक्विड इंडिकेटर है, इसके अंदर अगर मैंने एसिड डाला तो ये कलर चेंज करेगा।
बेस डाला तो ये कलर चेंज करेगा। तो सिंपल वे में बोले तो इंडिकेटर्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो एक नेचुरल इंडिकेटर जो लिटमस पेपर हम यूज करते हैं स्कूल के अंदर, सबसे सिंपल, टीचर आपको एक स्ट्रिप दे देती है, आप बोलती है इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप आप ड्रॉपर से डालो और ब्लू से रेड हो गया तो वो क्या हो गया, एसिड हो गया। रेड टू ब्लू हो गया तो वो बेस हो गया। आप बहुत खुश जाते हो, हमें पता चल गया ये एसिड है, ये बेस है। लेकिन वो जो स्ट्रिप जिसने डिस्कवर करी उसके बारे में सोचो कि उसने कैसे डिस्कवर करी होगी। तो क्या हुआ, एक जो लाइकेंस होते हैं इसका एक्सट्रैक्ट लिया, ठीक है, और उसका बना दिया क्या, सोल्यूशन। और जो सोल्यूशन था, जब इसके अंदर हमने कुछ केमिकल डाला तो इसने कलर चेंज कर लिया और वही एक्सट्रैक्ट से हमने बना दिया क्या, लिटमस पेपर। तो ये सोल्यूशन को हम पेपर में इनकॉर्पोरेट कर सकते तो वो लिटमस पेपर बन गया। अगर पेपर नहीं बनाना चाहते हैं तो सोल्यूशन में डाल दो तो एक लिटमस सोल्यूशन बन गया। तो अब यहाँ पर हम कुछ रिएक्शंस करते हैं। तो जो लिटमस है इंडिकेटर, इसकी मैंने 2 पेपर स्ट्रिप्स रखी, ठीक है, एक ये पेपर 1 और ये पेपर 2। और उसी तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 सॉल्यूशंस को रखा, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2। तो जो पेपर 1 है वो है कैसी, ब्लू कलर की स्ट्रिप, और जो दूसरी स्ट्रिप है वो कैसे कलर की है, वो रेड कलर की स्ट्रिप है, ठीक है। उसी तरीके से सेम लिटमस का सॉल्यूशन जो 1 है वो कौन से कलर का सॉल्यूशन है, वो है ब्लू कलर का सॉल्यूशन। तो ये मैंने बना दिया और यहाँ पर ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया, ब्लू कलर का, ठीक है। और जो सॉल्यूशन 2 सिंपल है, रेड कलर का सॉल्यूशन। तो अब एसिड और बेस को बेस्ड अपॉन लिटमस इंडिकेटर के हिसाब से समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ केमिकल्स को इन सब में डालते हैं। लिटमस पेपर पे डालेंगे और सॉल्यूशन में भी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया क्या, एक केमिकल 1, राइट। और ये केमिकल मुझे नहीं पता कि एसिड है कि बेस है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ AB, या तो वो एसिड होगा या बेस होगा। तो जब मैंने ये केमिकल 1 को इस ब्लू कलर की स्ट्रिप पे डाला तो इसका कलर चेंज हो गया, कैसा, रेड कलर में ये चेंज हो गया, ठीक है। अब ये सेम केमिकल को मैंने पेपर 2 में डाला जो रेड कलर का था, लिटमस, तो यहाँ पर नो कलर चेंज, इधर कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। अब सेम केमिकल को मैंने ब्लू सोल्यूशन में डाला तो ये ब्लू सोल्यूशन भी कैसा हो गया, रेड कलर का हो गया, ठीक है। और जब मैंने यहाँ रेड सोल्यूशन में डाला उसको, सपोज ये डाल दिया मैंने, यहाँ पर ये डाल दिया, तो इधर क्या हो गया, नो कलर चेंज। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है, जो ब्लू स्ट्रिप थी, ब्लू सोल्यूशन था, वो तो रेड हो गया, लेकिन जो रेड था वो उसमें कलर चेंज नहीं हुआ कुछ भी। तो इसका मतलब ये केमिकल जो है क्या है, एक एसिड है जो ब्लू टू रेड कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब फिर मैंने क्या ले लिया, केमिकल 2। जो नॉर्मली हमारे एग्जाम्स में टीचर यही करते हैं, हमको सॉल्यूशन देते हैं और आपको पता लगाना होता है कि वो एसिड है कि बेस है। तो अब जो केमिकल 2 है, क्या पता वो एसिड है कि क्या पता वो बेस है। सेम क्या करेंगे, फिर से हम एक रेड स्ट्रिप, ये ब्लू स्ट्रिप के ऊपर डाल देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, नो कलर चेंज हुआ, ठीक है। और सेम केमिकल 2 जब हमने रेड स्ट्रिप पे डाला तो यहाँ पर क्या हो गया, ब्लू कलर हो गया। और जब सोल्यूशन 1 ब्लू सोल्यूशन में डाला केमिकल 2 को, तो यहाँ पर भी नो कलर चेंज। और सोल्यूशन 2 में जैसे ही डाला तो ये सोल्यूशन कैसा हो गया, ब्लू कलर का। तो तब हमने आइडेंटिफाई किया कि ये जो केमिकल 2 है वो क्या है, वो एक बेस है। तो यहाँ पर अब समझने वाली बात को समझना, क्या जो इंडिकेटर्स होते हैं या पेपर में हो या सोल्यूशन के अंदर हो, वो या तो एसिड्स बताते हैं या बेस बताते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे मैंने ब्लू स्ट्रिप ली, अगर आप इस सबको भूल जाओ, अगर ब्लू स्ट्रिप को याद रखोगे तो अगर इसमें आप बेस ऐड कर दोगे तो इसमें कलर चेंज नहीं होगा। ये तभी चेंज करेगा ब्लू कलर से रेड में जब इसमें एसिड डालोगे। अगर आपको रेड कलर की स्ट्रिप दे दे तो ये एसिड नहीं बताएगी आपको, ये बेस बताएगी। उसी तरीके से सॉल्यूशंस है, तो इंडिकेटर आइदर एसिड या बेस को इंडिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा इंडिकेटर होता है क्या, फिनोप्थिलिन सॉल्यूशन,
जो आपको बहुत थोड़ा सा ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना होता है किसमें, एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर। आपकी टीचर कोनिकल फ्लास्क देती है, उसमें एक लिक्विड डाल के दे देती है, सोल्यूशन डाल के देती है जो एक केमिकल होता है, और बोलते हैं कि पता लगाओ कि जो सोल्यूशन है वो एसिड का है कि बेस का है। तो आप फेनोक्सिलिन क्या करोगे, एक एक ड्रॉप डालते रहोगे। जैसे ही कलर चेंज हुआ व्हाइट सोल्यूशन का, ट्रांसपेरेंट का, लाइट पिंक या पर्पल कलर में, तो आप वहां पर अपनी टाइट्रेशन को बंद कर देते हो और टीचर को बताते हो कलर आ गया। तो क्या पता चला आपको, कौन एसिड था, कौन बेस था, कौन इंडिकेटर था। जो ड्रॉप बाय ड्रॉप आप डाल रहे थे फेनोक्सिलिन, वो एक इंडिकेटर था। जैसे ही बेस बन गया आपका पूरा लिक्विड, तो उसका कलर चेंज हो गया। तो अब क्या करना है, यहाँ पर लैब के अंदर तो आपको एक ही कोनिकल फ्लास्क मिलेगा, यहाँ पर हम 2 रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक फ्लास्क, ये हो गया क्या, दूसरा। इन दोनों के अंदर कुछ केमिकल भरा हुआ है, मुझे नहीं पता वो क्या है, एसिड है कि बेस है, नहीं पता। अब मैंने क्या किया, ये जो फेनोक्सिलिन इंडिकेटर था, सपोज मैं इसको ये बना देती हूँ, ये फेनोक्सिलिन इंडिकेटर है जो कि कैसा होता है, कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, ये एक इंडिकेटर है, इंडिकेट करेगा जब एसिड या बेस आ जाएगा। अब कौन आएगा वो देखते हैं। तो ये कलरलेस इंडिकेटर को हम क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें डालेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। आप इसको घुमाते रहो और डालते रहो, घुमाते रहो डालते रहो। पूरा इंडिकेटर आपका खत्म हो गया फेनोक्सिलिन, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं हुआ। लेकिन इसका कुछ ड्रॉप्स डालने के बाद में तुरंत इसमें कलर क्या आ गया, रेड कलर आ गया, या वो पर्पल कलर, पिंकिश कलर इसमें आ गया। तो क्या पता चला आपको रेड कलर आने पे, तो पहले से ही प्री डिटरमाइंड है कि जो फेनोक्सिलिन इंडिकेटर होता है, अगर आपका केमिकल बेस है और फेनोक्सिलिन इंडिकेटर उसमें जाएगा तो वो कलर चेंज कर देगा, कैसा, रेड कलर में। तो फेनोक्सिलिन इंडिकेटर आपको एसिड नहीं बता रहा है, वो ये बता रहा है कि आपने जो टेस्ट किया है, अगर मेरे इंडिकेटर डालने से, फेनोक्सिलिन बोल रहा है मेरे आने से आपका कलर चेंज होता है, तो आप एक बेस हो। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये तो हो गई लैब की बात, लिटमस पेपर और एक फेनोक्सिलिन। अब बात कर लेते हैं अपनी फिर से किचन में आकर, क्योंकि नेचुरल एसिड्स हैं तो नेचुरल इंडिकेटर भी दिए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, टर्मरिक यानी कि हल्दी, जो हमारे घर में पाउडर फॉर्म में हम यूज करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हैंकी यूज कर सकते हो व्हाइट कलर के, पर वो खराब हो जाएंगे तो मम्मी तो बहुत डांटेगी। तो आप क्या करो, छोटी छोटी चिंदी ले लो। चिंदी तो समझते हो क्या होते हैं, छोटे छोटे कपड़े, लेकिन कलरफुल नहीं चाहिए। कैसे चाहिए, व्हाइट कलर के 2 कपड़े ले लो, ले लिए, व्हाइट 1 व्हाइट 2, 2 छोटे छोटे से व्हाइट कपड़े हो गए, चिंदी हो गई। अब क्या करना है, किचन में जाना है, हल्दी उठाना है और इन कपड़ों के ऊपर डाल देनी है। ये टर्मरिक दोनों कपड़ों पे डाल दो, घिस दो अच्छे से, हल्दी हो गई। अगर कम लग रही है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, जिससे वो व्हाइट कलर पूरा कैसा हो जाए, येलो कलर हो जाए। अब क्या करना है, घर पे एक्सपेरिमेंट करना है आपको। अब इन दोनों को वॉश करना है। तो सबसे पहले जो पहला वाला कपड़ा है ना, उसको आप क्या करो, सिंपल पानी से धो दो। कुछ भी साबुन नहीं लगाना आपको, ना सर्फ लगाना, कुछ नहीं, बस सिंक के नीचे, नल के नीचे उसे घिसते रहो, बहुत देर तक घिसते रहो, जब तक आपका मन करे कि ये साफ ना करके रहूंगा या रहूंगी। तो आपसे वो साफ तो होगा नहीं, तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कि जो व्हाइट कपड़ा था वो पूरा कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो चुका होगा, और वो साफ नहीं होगा सिंपल पानी से। अब फिर क्या करना है, दूसरे कपड़े को आपको, जिसमें हल्दी लगी हुई थी, इसको धोना है सोप से या सर्फ से या डिटर्जेंट से, जो मन चाहे, बाथरूम से उठा के। शैम्पू डालना चाहते हो तो शैम्पू भी डाल दो और धो लो उसको। जैसे ही आप उस पर शैम्पू डालोगे, धोगे, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी रेड कलर का आपका हैंकी या जो भी आपने एक कपड़ा ले रखा है। तो क्या हुआ, ये तो सबको पता होता है कि हाँ हल्दी का दाग है, इस पे साबुन लगाया तो वो गया काम से, लाल कलर हो गया। और ऐसे भी हल्दी के दाग छूटने नहीं है, इसलिए हल्दी से सब बहुत बचते हैं, व्हाइट ड्रेस वाले स्पेशली। तो हल्दी जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है, वो ये बताती है कि अगर आपने इस पे साबुन लगाया तो और इस हल्दी ने रेड कलर दे दिया कपड़े को, तो इस साबुन के अंदर एक बेस प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट नहीं है। तो हल्दी क्या बता रही है, ये नहीं बता रही है कि एसिड है कि बेस है, हल्दी वो नहीं बता रही। आपने जो केमिकल यूज किया हल्दी के ऊपर, वो उसके बारे में बताएगी। न्यूट्रल सब्सटेंस डाल दो हल्दी के ऊपर, हल्दी का कुछ नहीं होने वाला। सिंपल पानी डाला, कुछ भी नहीं हुआ।
बेस डालोगे उस पे तो वो रेड कलर हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सी बात थी कि ये नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, और जो हमने बनाए थे फिनोप्थिलिन, लिटमस, ये मैन मेड थे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, इंडिकेटर से कैसे हम पता लगा सकते हैं कौन सा एसिड है, कौन सा बेस केमिकल्स है। क्लियर। अब बात करते हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब कौन से केमिकल्स की, सिंपल सी बात है, एसिड बेसिस के बारे में बात कर रहे हैं हम, केमिकल्स के बारे में, तो इसकी अब केमिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे आ गई एसिड की, तो देखो एसिड क्या था, कुछ एलिमेंट्स ने मिलके क्या बना लिया, एक एसिड, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये एसिड शांति से बैठने वाले नहीं हैं, अब ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ में रिएक्ट करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम लैब्स में करवा देंगे। तो रिएक्ट किसी के साथ भी करो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद में जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों, अगर आप 6 घंटे बैठ के ऑनलाइन क्लास अटेंड करो, ठीक है, या 1 घंटे का कोई बढ़िया सा वीडियो लेक्चर देख लो अपने सब्जेक्ट का, और बाद में एग्जाम देने जाओ, तो जो आपके मार्क्स आएंगे वो मैटर करता है। 1 घंटे में समझो या 6 घंटे में समझो, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता, राइट। तो उसी तरीके से जो एसिड और बेसिस हैं वो इन सब के साथ में रिएक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, हमें नहीं पता करना, लेकिन करने के बाद क्या बनाएंगे वो जरूरी है पढ़ना। तो सबसे पहले जानते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिड और बेसिस जिनके साथ रिएक्ट करने वाले वो है क्या चीजें। वो सबसे पहला क्या है, मेटल। समझा था, एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया जिसकी शीट्स होती हैं, कॉपर के वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जब हम यूज करते हैं उसमें, देन आयरन होता है, कॉपर होता है, कॉपर में आप घर में जो पूजा करते हैं तो उसमें बर्तन होते हैं कॉपर के, जिंक हो गया, गोल्ड पहनते हैं वो एक मेटल है, सिल्वर एक मेटल है, तो उस तरीके के बहुत सारे मेटल्स होते हैं। ये मेटल के साथ में एसिड रिएक्ट करता है और कुछ प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं मेटल ऑक्साइड की। अब यही जो ऊपर मैंने मेटल्स लिखे थे लाइक लिथियम हो गया, सोडियम हुआ, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, क्रोमियम है, कॉपर है, राइट। इसमें के बहुत सारे मेटल्स हैं। अब ये मेटल्स क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये मेटल्स कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या है, एक कार्बन और ऑक्सीजन दोनों दोस्ती कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जब मेटल के साथ में रिएक्ट करती है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड जब एक मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो वो बन जाता है क्या, मेटल कार्बोनेट। क्लियर। उसका एग्जाम्पल क्या है, Na2CO3। सोडियम क्या हो गया, एक मेटल हो गया, CO3 CO2 से बना हुआ CO3 तो हो गया सोडियम Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, जो कि क्या है, एक मेटल कार्बोनेट है। क्लियर। अब मेटल ऑक्साइड, अब इन्हीं में से कोई भी मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर ले तो क्या बन जाएगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा एक, ठीक है। जैसे कि मेटल ले लिया मैंने एक कॉपर और वो रिएक्ट कर गया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो उसने बना लिया CuO, कॉपर ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड हो गया। और ये किसके साथ अब रिएक्ट करवाएंगे हम, एसिड के साथ में। थर्ड है क्या, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेम मेटल था, ठीक है, उसने बोला चलो कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, उचक उचक के हाइड्रोजन भी आ गया, तो क्या हो जाता है यहाँ पर, हाइड्रोजन भी आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड तो थी पहले से, तो जब ऊपर वाली रिएक्शन में उचक के हाइड्रोजन भी आ जाता है तो क्या बन जाता है, सेम मेटल हाइड्रोजन को भी इंक्लूड करके मेटल। यहाँ पर क्या करो, ये सोडियम कार्बोनेट था, सोडियम हो गया मेटल, हाइड्रोजन को घुसा दो बीच में और ये हो गया NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब लास्ट में कौन बचा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो जो नॉन मेटल्स है, ये सारे मेटल्स थे, नॉन मेटल कौन है, कार्बन नॉन मेटल है, जब वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा। तो एक कोई नॉन मेटल जैसे कि कार्बन जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में O2 तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का,
सोडियम कार्बोनेट और एक मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करवाने वाले हैं एसिड्स के साथ में। और इम्पॉर्टेंट क्या है, तुम किसी के साथ में भी रिएक्शन करो, प्रोडक्ट क्या बनेगा वो ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर सबसे पहले हम एक एसिड को, जिसका नाम है क्या, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को एक मेटल के साथ में रिएक्ट कराते हैं, जो है क्या, जिंक। यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ये जिंक हो गया, ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अब इन दोनों का रिएक्शन हो रहेगा, राइट। तो अब क्या बनेगा, ये जो जिंक है ना, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। केमिकल रिएक्शन चैप्टर में हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको डिस्प्लेस कर देगा। हटो, साइड हट जाओ, तो ZnSO4 बन जाएगा, ठीक है। और कौन बचा इसके पास में, H2 यहां से निकल जाएगा। तो H2 क्या है, एक गैस है, तो ये हो जाएगी हवा में रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो जब एक मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो वो बनाता है क्या, ZnSO4। ये तो हो गया केमिकल का नाम। अब ये क्या है, ये एक एसिड है, ये एक मेटल है। चैप्टर का नाम क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो यहाँ पर बन गया हमारा क्या, सॉल्ट। तो ये ZnSO4 क्या है, एक तरह का सॉल्ट है, ठीक है। अब एसिड को रिएक्ट करवाते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ में। कौन सा मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं, CuO। कॉपर मेटल हो गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड हो गया। अब ये रिएक्ट कर रहा है अगेन H2SO4 से, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पर भी ये जो कॉपर है इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा क्या, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये कॉपर सल्फेट क्या है, एक तरह का सॉल्ट है। तो जब यहाँ पर भी एसिड ने मेटल के साथ रिएक्ट किया तो एक सॉल्ट बना, एसिड ने मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो भी एक सॉल्ट बना। तो ये दो चीजों को समझ लो। अब एसिड को किससे रिएक्ट करवा देते हैं, सोडियम कार्बोनेट यानी कि मेटल कार्बोनेट के साथ में। तो सोडियम हो गया एक मेटल, Na2CO3, ये हो गया मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड। अब यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लेते, अब हम HCl को लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो क्या होगा, NaCl बनेगा, NaCl। सोडियम क्लोराइड, वो तो सबको पता है सोडियम क्लोराइड क्या होता है, एक सॉल्ट होता है, ठीक है। अब ये Na इस Cl के साथ आ गया, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में क्या बना लेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बना लेगा, ठीक। बचा क्या इसके अंदर, ये कार्बन भी ऑक्सीजन के साथ में क्या बना लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गई कैसी रिएक्शन, एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन। तो चैप्टर 1 से फिर से हम समझते हैं क्या, इसको बैलेंस करना। तो देखो Na कितने हैं यहाँ पे, 2 Na, लेकिन यहाँ पे कितना है, 1। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिख दो, 2। कार्बन कितना है, ओनली 1 है यहाँ पर, इधर कितना है, 1 कार्बन है, ठीक है, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने, ये 2 हो गए और ये 1, तो 3 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो सिंपल आप यहाँ पर आगे क्या कर दो, 2 हाइड्रोजन। क्लोरीन कितना है, 2 क्लोरीन, जो हमको यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद में 2 क्लोरीन हो गए। यहाँ पर भी 2 क्लोरीन है। तो ये हो गई कैसी इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। तो इस इक्वेशन में हमें क्या समझा, जो एसिड है जब मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट किया तो उसने एक सॉल्ट बनाया। तो मेटल के साथ रिएक्ट करे, मेटल ऑक्साइड के साथ या मेटल कार्बोनेट के साथ में, वो सॉल्ट ही बनाते जा रहे हैं। अब किसको बारे में बात कर लेते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, ठीक है, जिसको बोलते हैं मेटल बाइकार्बोनेट भी, प्लस एसिड। तो सेम यही एसिड ले लेते हैं हम लोग, HCl प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ले लेते हैं, सोडियम Na2HCO3। तो जब ये रिएक्शन हुई तो सेम यही बना, ये Na ने Cl के साथ में NaCl सॉल्ट बना दिया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन लेके हाइड्रोजन ने क्या बना दिया, वाटर बना दिया। ये जो कार्बन है अगेन ऑक्सीजन के साथ में मिलके एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म कर दी। तो यहाँ पर ये सॉलिड सॉल्ट बना, लिक्विड बन गया आपका वाटर, और गैस बन गई क्या आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेटल एसिड ने मेटल बाइकार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में भी क्या बनाया, एक सॉल्ट बनाया। क्लियर।
तो इतनी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद तो यही समझ में आया कि एसिड को किसी के साथ में ज्यादातर रिएक्ट करवा दो तो वो घूम फिर के एक सॉल्ट बना देता है। ठीक, तो अब हमने क्या किया, अब हम एक एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट करवा के देखते हैं तब वो क्या बनाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्या, एक एसिड प्लस बेस। अब वो क्या बनाएगा, तो यहाँ पर बेस मैं ले लेती हूँ क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर, और एसिड में क्या ले लेती हूँ, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे एक चीज को समझना, क्या जो HCl है उसके अंदर H पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव होता है, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते तभी एक दूसरे के पास में आ पाते हैं, नहीं तो वो रिपेल होंगे। सेम यहाँ पर Na प्लस होता है, OH माइनस होता है, तो जब एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करता है तब भी वो एक सॉल्ट ही बनाता है। ये Na इस Cl के पास चला जाएगा क्योंकि ये प्लस और ये नेगेटिव है, तो NaCl एक सॉल्ट, और जो ये OH है ये इस हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बन गए, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, मिल गया वाटर। तो एसिड बेस के साथ में रिएक्ट कराओ, मेटल के साथ कराओ, मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बनाएंगे, घूम फिर के सॉल्ट ही बनाना है उसको। जब एसिड दूसरे किसी बेस के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल, तो ऐसे रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करके भी सॉल्ट बना रहा है, तब इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों नहीं बोलते। देखो इसको यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ऐसा इसलिए है, जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एसिड, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है, H प्लस है, Cl माइनस है। बेस के अंदर सोडियम पॉजिटिव है, OH माइनस है। जो ये सॉल्ट बन के आया इनसे, तो ये इसके ऊपर क्या है, सोडियम पॉजिटिव है, क्लोराइड नेगेटिव है, लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है वो न्यूट्रल है, इसीलिए इसका रिएक्शन का नाम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड अपनी प्रॉपर्टी खो देता है, बेस भी अपनी प्रॉपर्टी खो देता है, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एक सॉल्ट बना लेते हैं, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज को देखते हैं, क्या एसिड ने जो भी रिएक्शंस करी उसने सॉल्ट्स बनाए, ठीक है, लेकिन सॉल्ट के साथ में और भी चीजें बनी हैं। तो देखो कहीं वाटर बना है, हाइड्रोजन बना है, वाटर बना है, वाटर बना है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस इतनी सारी रिएक्शंस में से केवल 2 रिएक्शन ऐसी हैं जहां पर सॉल्ट एंड वाटर बना है और उसके अलावा दूसरी चीजें नहीं बनी हैं, जैसे कि फर्स्ट रिएक्शन जिसमें एसिड प्लस बेस, तो सॉल्ट एंड वाटर बनाया, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन के अंदर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन है, नहीं। थर्ड में यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर है, तो ये दोनों रिएक्शन कैसी हो गई, सेम। किस बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे, ठीक है। थर्ड रिएक्शन के अंदर सॉल्ट है, वाटर है, लेकिन एक्स्ट्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गई है, और फोर्थ रिएक्शन में सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये तीनों रिएक्शंस को आप साइड कर दो, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं, तो रिएक्टेंट्स भी ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। यहाँ पर भी एसिड है, यहाँ पर भी एसिड है, तो जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, तो सेम यहाँ पर एसिड ने किसी के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट एंड वाटर बना, तो ये दूसरा जो है ये क्या है, टाइप ऑफ बेस की तरह वो रिएक्ट कर रहा है या एक्ट कर रहा है। तो मेटल ऑक्साइड्स को दूसरा नाम दिया जाता है क्या, बेसिक ऑक्साइड्स। ये आपकी बुक के अंदर दिया गया है कि मेटल ऑक्साइड्स का दूसरा नाम है बेसिक ऑक्साइड्स। क्यों है, क्योंकि वो एक बेस की तरह काम करके सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है रिएक्शन होने के बाद में प्रोडक्ट्स में, राइट। अब एसिड्स की केमिकल रिएक्शन के बाद में बेस की बारी आती है। अब हम कोई एक बेस को लेते हैं और उसको रिएक्ट करवाते हैं किससे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड से, क्लियर। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड में क्या आ गई, जिसके पास ऑक्सीजन तो होगा और वो नॉन मेटल होगा, तो वो हो गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। बेस कौन सा लेते हैं हम यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। जब वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करा तो उसने क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो वो हो जाएगा CaCO3, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसको बैलेंस करके चेक कर लेते हैं, कैल्शियम 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन ये यहाँ का 2 और यहाँ पर 2, 4, यहाँ पे कितने हैं, O3 3 और ये 1, 4 हो गए पूरे। देन कार्बन
एक है यहाँ पर, इधर एक है। ऑक्सीजन हमने पहले ही बैलेंस कर लिया, तो ये हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जब एक बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है तो वो भी क्या बनाता है, एक सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड ने भी जो भी रिएक्शंस करे सॉल्ट बनाया, बेसिस ने भी जो रिएक्शन करे सॉल्ट बनाया। तो दोनों में एसिड एंड बेसिस में कुछ तो प्रॉपर्टीज है जो सिमिलर है, भले ही वो अलग हैं टेस्ट में, और उनकी दूसरी प्रॉपर्टी, एक कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, एक नहीं कर सकता है, उसके बावजूद भी दोनों में एक सिमिलैरिटी है। वो कौन सी सिमिलैरिटी है, वो है अपने में से कुछ आयंस को रिलीज करने की। जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पर एक एसिड और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक बेस। तो जैसे जैसे आप और हायर क्लासेस में जाओगे तो एसिड एंड बेसिस की डेफिनेशन और डीप हो जाएगी। तब आप ये नहीं बोलोगे जो खट्टा है वो एसिड है और जो कड़वा है वो बेस है, नहीं। तब आप क्या बोलोगे, एसिड्स वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करते हैं अपने में से। तो इसका मतलब एसिड के पास में हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी तो वो रिलीज करके देगा। और बेसिस वो होते हैं जो हाइड्रोक्सिल आयंस को रिलीज करते हैं। तो हाइड्रोजन आयंस कौन से होते हैं, H+ होते हैं। हाइड्रोक्सिल आयंस कौन से होते हैं, OH- होते हैं। क्लियर। अगर मैं बोलूं एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्यों एसिड है, क्योंकि ये अपने आप में से हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, इसीलिए HCl एसिड है। H2SO4 अपने में से हाइड्रोजन को दे सकता है, रिलीज कर सकता है H+ आयन, कैटायन को, इसलिए वो एसिड है। अब बात करते हैं बेस की, जैसे कि मैंने यहाँ ऊपर लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। तो ये दोनों जो बेस हैं, इनमें से जो रिलीज करना चाहेगा तो ये क्या देगा, OH आयंस, और ये भी क्या दे देगा, OH- आयंस। तो इसीलिए इन दोनों को क्या बोला गया है, बेस बोला गया है। तो एसिड एंड बेस में क्या सिमिलैरिटी हो गई कि दोनों अपने में से कोई ना कोई आयन को रिलीज करते हैं, उन पे कोई ना कोई चार्ज होता है। एसिड जो आयन को रिलीज करते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैटायंस होते हैं, और जो बेसिस रिलीज करते हैं वो नेगेटिव चार्ज एनायंस होते हैं, राइट। अब इसी बेसिस पे एक एक्सपेरिमेंट दे के रखा है आपकी बुक के अंदर, बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने क्या किया, 4 केमिकल्स को लिया, वो 4 केमिकल्स को उन्होंने क्या कर दिया, किसी टेस्ट ट्यूब में या बीकर में डाल दिया। तो चारों केमिकल्स इन 4 टेस्ट ट्यूब में गए। वो कौन से केमिकल्स हैं, एक ले लिया उन्होंने ग्लूकोज को, एक में डाल दिया किसको, एल्कोहल को, एक में डाल दिया HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, और एक को डाल दिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है। तो इसके अंदर ये सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं। अब क्या किया इन्होंने, अब उनको डालने की उसके अंदर कील यानी कि नेल, आयरन की नेल्स होती हैं, अब ऐसे ही डाल देंगे इसके अंदर नेल्स, तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, कॉर्क ली, रबर की जो कॉर्क होती है, ठीक है, इस तरीके से उसके अंदर सब बीकर में जिसमें वो रखना चाहते थे उसके अंदर उन्होंने कॉर्क रखी, और उसके अंदर 2 नेल्स को फंसा दिया जो कि आयरन की बनी हुई थी, ठीक। और ये दोनों नेल्स को क्या किया, वायर्स के थ्रू उन्होंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और उस बैटरी को एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सबके अंदर यही हो रहा है, इस तरीके से ये वायर्स जा रहे हैं, ये बल्ब है, ये बल्ब है, ये बल्ब है, क्लियर। अब क्या करेंगे, स्विच ऑन करके देखेंगे कि बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। अब जलने ना जलने से क्या पता चलेगा, देखो जब बल्ब जलेगा तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होती है जब आयंस चलते हैं, और आयंस कौन दे रहा है यहाँ पर हमको, पहले मैंने बताया एसिड या बेसिस हमको आयंस दे रहे हैं। तो क्या किया, जब ग्लूकोज डाला इसमें और स्विच ऑन किया तो बल्ब नहीं जला, एल्कोहल डाला, स्विच ऑन किया, बल्ब नहीं जला, HCl डाला तो बल्ब जल गया, H2SO4 डाला तो बल्ब जल गया। तब उन्होंने पता लगाया कि इसने HCl ने H+ आयंस को रिलीज करा, और इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई तो बल्ब क्या हो गया, ऑन हो गया। सेम H2SO4 ने भी क्या किया, H+ आयंस को रिलीज कर दिया सोल्यूशन में, जिससे बल्ब क्या हो गया, ऑन हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट से पता लगाया कि जो एसिड्स होते हैं वो आयंस को रिलीज करते हैं, कौन से आयंस को, H+ कैटायंस को। क्लियर यहाँ तक।
अब यहाँ पर मज़ेदार सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या किया है एक्सपेरिमेंट में, एसिड लिया, उसको रिएक्ट करवा दिया वाटर के साथ में, ठीक है। फिर क्या किया, एक जगह पर बेस लिया और उसको रिएक्ट करा दिया किसके साथ में, वाटर के साथ में। अब एसिड बेस के नाम दे देते हैं। कौन सा एसिड ले लिया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। किस में डाल दिया उसको, पानी के अंदर डाल दिया। अब देखो बाद में बताऊंगी कि एसिड पानी में डालते हैं या पानी एसिड में डालते हैं, ठीक। तो जैसे ही इसको पानी में डाला तो एसिड क्या करेगा, अपना H+ जो है वो रिलीज कर देगा। तो उसने क्या कर दिया, H+ आयंस को रिलीज किया, लेकिन जो प्रोडक्ट बन के निकला वो क्या बना, यहाँ पर H3O+ आयंस बने प्लस क्लोरीन, ठीक है। अगर हम माने ये एसिड है तो एसिड को क्या करना चाहिए, H+ आयंस को रिलीज करना चाहिए, लेकिन इसने क्या बनाया, H3O+ बनाया, हाइड्रोनियम आयन बनाया। क्लियर। अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने H+ आयंस ले लिए, उसको मैंने पानी में डाल दिए, तो क्या बना, H3O+। सेम ये जो ऊपर वाला है हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो वाटर के अंदर चाहे H+ आयंस डालो या एसिड डाल दो, बनता एक ही प्रोडक्ट है, क्या, हाइड्रोनियम आयन। क्यों, बनना चाहिए था H+ आयंस। H+ आयंस ही बनते हैं, लेकिन जो H+ आयंस होते हैं वो होते हैं डरपोक, वो इंडिपेंडेंट नहीं रह पाते। तो वो क्या करते हैं, ये H+ आयंस ये जैसे ही बने यहाँ पर ये इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, एसिड जब भी H+ रिलीज करेगा वाटर के अंदर तो H+ आयंस कैटायंस अलग से नहीं बनेंगे, वो बनेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्या, हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि H+ इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। क्लियर। अब बात करते हैं बेस की। कौन सा बेस लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, पोटेशियम का K, हाइड्रोक्साइड KOH। अब इसको डाल दिया किसमें, पानी में, वाटर में डाला, तो क्या बनेगा, सिंपल, K+ आयंस बनेंगे प्लस हाइड्रोक्सिल आयंस बनेंगे। क्या बनेंगे, हाइड्रोक्सिल आयंस बनेंगे। दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो भी एक बेस है, ठीक। उसको हमने पानी में डाल दिया तो क्या बनेगा, Na+OH आयंस। तो ये OH क्या है, हाइड्रोक्सिल आयंस। तो एसिड्स हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन कैटायन को रिलीज करता है, इसलिए वो एसिड्स होता है। यानी कि एनी केमिकल विच रिलीजेस H+ आयंस या हाइड्रोनियम आयंस, तो उन केमिकल्स को हम एसिड बोलते हैं। और ऐसे केमिकल्स जो पानी में जाने के बाद में हाइड्रोक्सिल आयंस को रिलीज कर देते तो उनको हम बेस बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एसिड और वाटर के मिक्सचर की। एसिड और वाटर ऐसे मिलाओगे तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। मुंह खराब होगा, हाथ खराब होंगे, लैब खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगा। तो क्या करा जाता है, हमेशा AW याद रखो, A पहले आता है, W बाद में आता है। एसिड को पानी में डाला जाता है, और ऐसा नहीं एक बीकर ले लिया और एसिड डाल दिया। बीकर में पहले पानी को लेते हैं, देन उसके अंदर एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे स्टर करके डाला जाता है। इस तरीके से अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एसिड और वाटर के रिएक्शन के बाद कोई भी ऐसा एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगा, कोई ब्लास्ट नहीं होगा। अगर आपने पानी को एसिड में डाल दिया तो ब्लास्ट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जैसे कि एसिड्स 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूटेड एसिड्स। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एज कंपेयर टू डाइल्यूटेड एसिड्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई एक एसिड है, अगर आपने उसको डाइल्यूट कर दिया तो उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो कम हो जाती है। अब डाइल्यूट करना क्या होता है? डाइल्यूट करना मतलब एसिड के अंदर पानी डाल देना, यानी कि आप पहले पानी लेंगे और उसके अंदर धीरे धीरे अमाउंट में एसिड डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वाटर के अंदर एसिड पूरा मिक्स हो जाएगा। तो उस एसिड को जो पानी के अंदर मिल चुका है उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड एसिड, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, डाइल्यूशन। तो सपोज ये लिया एसिड, कोई भी एसिड है, उसको हम किस में ऐड करेंगे, वाटर में ऐड करेंगे। जब एसिड वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है हाइड्रोनियम
आयन। यस। देन जो बेस होता है अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, हाइड्रोक्सिल आयंस। जैसे कि कोई भी हमने एक बेस ले लिया, देन उसको वाटर के साथ मिक्स कर दिया और जो बेस है वो क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोक्सिल आयंस को। यहाँ लिख देती हूं मैं हाइड्रोक्सिल आयंस। क्लियर। तो इस एसिड ने क्या रिलीज किया, H+ आयंस, जो वाटर के साथ मिलके क्या बन गए, हाइड्रोनियम आयन। इस बेस ने क्या रिलीज किया, हाइड्रोक्सिल आयन। तो जब एसिड और बेस को पानी के अंदर डाल दिया तो एसिड में से H+ आयंस निकल गए और बेस में से हाइड्रोक्सिल आयंस निकल गए। तो जितना ज्यादा हम पानी एसिड में ऐड करते जाएंगे तो एसिड के H+ आयन कम होने की वजह से उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पर यूनिट वॉल्यूम एसिड हो या बेस हो, पानी ऐड करने से वो अपने आयंस को रिलीज कर देते हैं, जिससे उनकी जो पर यूनिट एसिडिटी होती है एंड बेसिसिटी होती है वो कम हो जाती है। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड या डाइल्यूशन ऑफ बेस। क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद हमको देखना है जो ये एसिड होते हैं और बेस होते हैं इनमें होता है कंपटीशन। क्यों होता है कंपटीशन, कोई एक एसिड तो है नहीं, एसिड्स बहुत सारे हैं, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है, देन एक है एसिटिक एसिड CH3COOH, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये हो गए एसिड्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं बट यहाँ पर हम इतने लिख रहे हैं। देन अगर हम बेसिस की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सारे क्या है, बेसिस हैं। इनको अगर हम पानी में डालेंगे तो ये OH आयंस को रिलीज कर देंगे, इनको हम पानी में डालेंगे तो ये क्या रिलीज करेंगे, ये H+ आयंस को रिलीज करेंगे बट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अब ये आपस में इतने सारे एसिड्स में कंपटीशन होता है, ये सारे बेसिस में आपस में कंपटीशन होता है। कंपटीशन होगा तो कोई आगे होगा कोई पीछे होगा, जो आगे होगा वो स्ट्रांग होगा, जो पीछे है वो वीक होगा कोई ना कोई एरिया में। तो उसी तरीके से इन एसिड्स में से जो स्ट्रांग है उसकी pH वैल्यू कुछ अलग होती है, जो वीक है उसकी pH वैल्यू अलग होती है। सेम इसी तरीके से बेसिस में होता है। अगर हम बात करें हमारी हाइट की तो हम हाइट किस में मेजर करते हैं, स्केल से। उसके अंदर सेंटीमीटर होता है, इंचेस होता है, मीटर होता है। इस वे में हम लेंथ को मेजर कर लेते हैं, राइट। उसी तरीके से कोई एसिड कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, कोई बेस कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, उसको पहचानने के लिए भी एक स्केल बनाया गया है और उस स्केल को बोलते हैं क्या, pH स्केल। pH का मीनिंग होता है पोटेंस। तो पोटेंस का मतलब क्या होता है, पावर। तो ये pH स्केल हमें बताएगा पावर एसिड्स की एंड बेसिस की। कैसे बताएगा, तो pH स्केल की एक रेंज होती है। क्या होती है, रेंज। रेंज मतलब क्या होता है, कोई लोएस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू, राइट। तो pH स्केल की रेंज होती है 0 से लेके 14 तक की। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0 नंबर, देन ये स्केल चल रही है पूरी और ये हो गया यहाँ पर 14। तो ये हो गया 1 2, इस तरीके से यहाँ पर पूरे नंबरिंग हो जाएगी 14 तक। क्लियर। और जो बीच में आएगा पार्ट उसको हम कौन सा नंबर बोलेंगे, 7 बोलेंगे। तो क्या होता है, जितने भी एसिड्स होते हैं उनकी वैल्यू pH स्केल में 0 से लेके 7 तक के बीच में होती है, ठीक है। देन जो जितने भी बेसिस होते हैं उनकी वैल्यू pH स्केल पे 7 से लेके 14 तक की होती है। तो अगर आपने pH टेस्ट किया है किसी भी केमिकल का, लिक्विड का, और उसकी वैल्यू 7 से 14 के बीच में आ रही है, 7 8 9 10 11 12 13 14, तो वो क्या है, केमिकल एक बेस है, ठीक। और अगर कोई केमिकल आपको नहीं पता वो एसिड है कि बेस है और आपने pH स्केल में उसको मेजर किया और उसकी वैल्यू 0 से 7 तक के बीच में आ रही है, तो वो कैसे हो जाएंगे, एसिड्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर इतनी सारी वैल्यू है, 1 है 2 है 3 है 4 है, तो कोई एसिड 2 वैल्यू होगी उसकी pH, किसी की 3 किसी की 4, तो अगेन ये डिफरेंट है। तो यहाँ पर एसिड्स जिनकी वैल्यू जितनी कम होती है यानी कि 0 1 2, उतने वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एरो बना के बनाना चाहूँ तो इस तरीके से अगर हम जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, तो क्या हो जाएगी, इसकी स्ट्रॉन्गनेस इंक्रीज हो जाएगी।
और सेम उसी तरीके से जो बेस है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी उतने बेस की स्ट्रॉन्गनेस क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर मैं एसिड की बात करती हूँ तो सपोज कोई एक एसिड है, एसिड 1 जिसकी पीएच वैल्यू 1 है, और एक एसिड 2 है जिसकी पीएच वैल्यू यहाँ पर 6 है। तो एक की 1 और एक की 6 वैल्यू है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गनेस कैसी है, जितनी कम वैल्यू है, तो जो एसिड की वैल्यू 1 है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू एसिड 2 जिसकी वैल्यू 6 है। उसी तरीके से जो बेस है, अगर कोई बेस की वैल्यू यहाँ पर 8 है और एक की 9 है, तो जो 9 जिसकी वैल्यू है पीएच में वो बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, और जिसकी वैल्यू यहाँ पर 8 थी वो बेस कैसा हो गया, उससे वीक हो गया। क्लियर? ये एसिड्स कितने स्ट्रॉन्ग है, इसमें कितनी स्ट्रेंथ है, कैसे पता चलती है? तो एसिड 1 यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू एसिड 2। तो ये दोनों एसिड में क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? इन दोनों में केवल एक चीज का डिफरेंस है, वो क्या? जब एसिड को हम वाटर में ऐड करते तो एसिड की क्या टेंडेंसी होती है, कौन से आयंस को रिलीज करना, H+ आयंस को रिलीज करना। तो जो एसिड जितने ज्यादा H+ आयंस को रिलीज करेगा तो उसके मतलब उसके पास उतने ज्यादा H+ आयंस थे, वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर जो एसिड 1 की वैल्यू कम है पीएच वैल्यू, लेकिन ये H+ आयंस बहुत ज्यादा रिलीज करता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ज्यादा डिसोशिएट होता है, कंप्लीटली डिसोशिएट होता है। डिसोशिएट होना मतलब अपने आप को ब्रेक करना। एसिड ब्रेक करेगा तो H+ देगा, और कंप्लीटली डिसोशिएट पूरी तरीके से ब्रेक करेगा तो ज्यादा H+ आयंस रिलीज हो जाएंगे, तो वो ज्यादा एसिड हो जाएगा। एसिड 2 जो है वो क्यों वीक एसिड है, क्योंकि वो पार्शियली डिसोशिएट कर रहा है, यानी कि H+ आयंस रिलीज, तो उसमें टेंडेंसी तो है H+ आयंस रिलीज करने की, इसलिए वो एसिड है, लेकिन वो उतने अच्छे से H+ आयंस को रिलीज नहीं करता। उसी तरीके से जो बेस होते हैं, जो पूरी तरीके से कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं OH आयंस, हाइड्रोक्सिल आयंस देने के लिए, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। और जो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, कम हाइड्रोक्सिल आयंस को रिलीज करते हैं, वो वीक बेस होते हैं, तो उनका पीएच क्या होता है, कम होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? जैसे कि अगर हम 7 पीएच की बात करें तो जो हमारा ह्यूमन का ब्लड होता है उसकी वैल्यू होती है 7.4। तो हमारा ब्लड कैसा है, न्यूट्रल ब्लड है। जो 7 से नीचे जिनका पीएच आता है केमिकल्स का, वो एसिड्स होते हैं। जो 7 के बाद केमिकल्स की पीएच वैल्यू आती है वो बेसिस कहलाते हैं, और जिनकी पीएच वैल्यू 7 आ जाती है उनको हम न्यूट्रल बोलते हैं। तो ब्लड कैसा हो गया, न्यूट्रल में काउंट किया जाता है, और लिटिल बिट थोड़ा सा बेसिक होता है बिकॉज वो 7.4 आ रहा है। इसीलिए अगर जब हमको कट हो जाता है तो ब्लड बाहर आता है, वहां पर आपको जलन महसूस नहीं होती, चाहे वहां पे खून कितना भी क्यों ना आ जाए। क्यों? क्योंकि वो एक न्यूट्रल लिक्विड है, राइट। अगर जहां पर कट है वहां पर आप कोई भी नेचुरल एसिड, यहाँ मिनरल एसिड्स की बात नहीं हो रही, नेचुरल एसिड जैसे कि नींबू में, टमाटर में होता है, कटे हुए के ऊपर नींबू अगर लग जाता है तो बहुत तेज जलन होती है। क्यों? क्योंकि उसमें एसिड होता है। और सेम वहीं पर अगर ब्लड आता है लिक्विड, तो वहां जलन नहीं होती, क्योंकि ब्लड न्यूट्रल होता है, और जो लेमन के अंदर होता है वो क्या होता है, एसिड होता है। अब यहाँ पे टॉपिक को हमें समझना है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डे टू डे लाइफ। जैसे कि पहले मैंने यहाँ पे लिखा है ह्यूमन बॉडी। जो हमारी ही बॉडी होती है वो काम करती है सही तरीके से पीएच 7 से लेके 7.8 तक की रेंज में। अगर इससे बहुत ज्यादा हो गया या इससे बहुत कम हो गया तो हमारी बॉडी के सेल्स सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे। क्लियर? ये हो गई ह्यूमन बॉडी की बात। लेकिन बहुत से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो छोटे हैं काफी, वो ज्यादा रेंज टॉलरेट नहीं कर पाते हैं पीएच की। क्यों? क्योंकि बहुत कम रेंज होगी पीएच की तो एसिडिक एनवायरनमेंट हो गया, बहुत ज्यादा रेंज होगी तो बेसिक एनवायरनमेंट हो गया। तो उनकी रेंज काफी नैरो है, लेकिन ह्यूमन की फिर भी एज कंपेयर टू स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में थोड़ी सी वाइड है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या है, एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है? जब नॉर्मल रेन होती है तो वो पानी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना प्लांट्स को प्रॉब्लम होती है। लेकिन एसिड रेन क्या होता है, जब बारिश के पानी का जो पीएच अगर हम चेक करें वो पहुंच जाए 5 से लेके 5.6 तक की रेंज में, तो ये हो गया 7 से नीचे पीएच स्केल में, तो एसिडिक रेन हो गई, राइट।
तो pH स्केल क्या होता है, 0 से लेके 14 तक का होता है और 7 पे न्यूट्रल होता है। तो 0 से 7 के बीच में ही तो आ रहा है, 5 से 5.6। तो जो पानी है उसकी कैसा हो गया, वो एसिडिक इन नेचर हो गया। अब हम तो रहते हैं घर के अंदर, तो एसिड रेन से हमें प्रॉब्लम नहीं होता, हाँ लेकिन हमारी कुछ आर्टिकल्स बाहर पड़े होते हैं एसिड रेन में, वो जरूर डैमेज हो जाते हैं। अब बात करते हैं एक्वाटिक एनिमल्स की, जो पानी के अंदर ही रहते हैं, वहां पर एसिडिक रेन होती है। तो क्या होता है, उस एनवायरनमेंट की वजह से, एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से एक्वाटिक एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाते एसिडिक रेन में, तो वो उनके लिए ज्यादा हार्मफुल है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टमक में जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन का जो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, उसके लिए जो एनवायरनमेंट है उसका पीएच की रेंज एसिडिक इन नेचर होना चाहिए। अगर एसिड नहीं बनेगा हमारे स्टमक के अंदर तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। और हमारे स्टमक के अंदर कौन सा एसिड बनता है, HCl एसिड बनता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये जनरेट होता है, अगर एसिड हमारे स्टमक के अंदर बनता है जो कि HCl है, तो हमारे स्टमक की लाइनिंग डैमेज क्यों नहीं होती, खराब क्यों नहीं हो जाती। एसिड तो जला देता है स्किन को, इसलिए नहीं होती है क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर जब एसिड रिलीज होता है उससे पहले एक लेयर बनी होती है, राइट। वो म्यूकस की एक लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है सेल्स को। तो ये HCl काम करता है स्टमक के सेल्स पे नहीं, बल्कि जो हम खाना खाते हैं उसके ऊपर। तो अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो एक टाइम के बाद HCl जरूर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि उसको पता है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक स्टार्ट रहती है हमारी बॉडी के अंदर कि इस टाइम पर हमको खाना मिल जाता है, और नहीं मिलता तो HCl प्रोड्यूस जाता है। तब आपको क्या हो जाती है, एसिडिटी। या दूसरा रीजन हो सकता है आपने बहुत ज्यादा एसिड वाला कुछ खाना खाया है, जैसे कि नींबू पानी होता है, हर किसी को सूट नहीं करता, अगर वो ज्यादा नींबू पानी पी लेते तब भी एसिडिटी बढ़ जाती है। तो जब स्टमक में एसिड ज्यादा हो जाता है तो उस प्रॉब्लम को हम एसिडिटी बोलते हैं। तब हम क्या करते हैं, एंटा एसिड की टैबलेट्स लेते हैं ताकि एसिडिटी को कम कर सकें। तो एंटा एसिड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बेस प्रेजेंट होते हैं जो एसिड को जाके न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्लियर। देन फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पे, टीथ एनामल, यानी कि जो हमारे दांत होते हैं, टीथ होते हैं, इनके ऊपर नेचुरली कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है। ठीक। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर क्या करती है, टीथ को प्रोटेक्ट करती है। हम जब मीठा खाना खाते हैं, कुछ शुगरी कंटेंट उसमें ज्यादा होता है, तो शुगर हमने खाया, वो पेट में तो चला गया, लेकिन थोड़ा बहुत दांतों के ऊपर चिपक जाता है वो शुगर, और वहां पे जो बैक्टीरिया रहते हैं 24 आवर्स, वो उस शुगर के ऊपर अपना काम शुरू कर देते हैं और क्या बनाना शुरू कर देते हैं, एसिड। और वो एसिड क्या करता है, इस कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर को निकालना शुरू कर देता है, एनामल टिथ के ऊपर से चला जाता है धीरे धीरे, अगर आप ज्यादा शुगर लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, क्या हम शक्कर खाना छोड़ दें, मिठाई खाना छोड़ दें, नहीं। क्या होता है, ये तो हो गया कैल्शियम कार्बोनेट आपके टिथ के ऊपर प्रेजेंट। तो जो टूथपेस्ट होता है जिसको हम ब्रश में लगा के करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, बेस होता है। तो आपने मिठाई खाई, वो पेट में गई, लेकिन मीठापन दांतों में रह गया, बैक्टीरिया आया, अब वो मिठाई के ऊपर काम कर रहा है, मीठे के ऊपर एसिड बना रहा है। तो क्या करो, ब्रश कर लो, उसमें पेस्ट है, पेस्ट में बेस है, वो बेस एसिड पे काम करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को। तो आपकी जो कैल्शियम कार्बोनेट की इनेमल है वो खराब नहीं होगी। और इसीलिए बोला जाता है बच्चों को, बड़ों को भी, कि मीठा खाया है तो ब्रश जरूर करो, और ब्रश करने के साथ में उसके ऊपर पेस्ट लगाना ज्यादा जरूरी है। देन फाइनली बात करते हैं हनी बी की, यानी कि मधुमक्खी। मधुमक्खी काटती है तो बहुत तेज झंझनाहट होती है शरीर में, लेकिन वहीं अगर आपको मच्छर काटता है तो थोड़ी सी खुजली होती है। ऐसा क्यों, दोनों ही छोटे छोटे से इंसेक्ट हैं। ऐसा इसलिए, जो हनी बी होती है जब हमें काटती है तो वो हमारी बॉडी के अंदर एक एसिड रिलीज कर देती है। वो एसिड क्यों रिलीज करती है, वो उसका एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि उस कोई भी हार्म पहुंचाने आएगा तो वहां पर वो एसिड रिलीज करेगी। तो मधुमक्खी आसपास घूमती है, उसका इंटेंशन नहीं होता है आपको काटने का, लेकिन उसको ऐसा फील होता है कि ये मुझे मार देंगे, तो इस वजह से वो आपको काट लेती है और वो एक एसिड प्रोड्यूस करके आपकी बॉडी में डाल देती है। तो एसिड आपकी बॉडी में गया, तो एसिड जैसे ही गया तो उसका पीएच क्या था, 0 से 7 के बीच में, तो आपकी बॉडी में झंझनाहट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अब इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक को समझते हैं, यानी कि एसिड और बेस को रिएक्ट करवा के जो सॉल्ट बनता है, उससे हम और क्या क्या चीजें बना सकते हैं। तो एसिड क्या है,
लिया हमने, ठीक है, और उसमें ऐड कर दिया क्या, बेस। एसिड बेस को मिक्स कर दो तो क्या बन जाता है, एक बन जाता है सॉल्ट और दूसरा इंग्रेडिएंट क्या हो जाता है आपका प्रोडक्ट, वाटर बन जाता है, राइट। अब हमने ये भी समझ लिए एसिड स्ट्रांग भी होते हैं, वीक भी होते हैं, बेस भी स्ट्रांग होते हैं, वीक होते हैं। तो यहाँ पर ये जो एसिड मैंने लिया है ये स्ट्रांग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। सेम ये जो बेस लिया है ये भी स्ट्रांग हो सकता है तो वीक भी हो सकता है। तो अगर स्ट्रांग वीक का कॉम्बिनेशन बना तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएंगे। तो वही होगा यहाँ पर क्या, अगर ये मेरा एसिड स्ट्रांग है, एसिड यहाँ पर, और ये बेस जो है वीक बेस है, तो मेरा जो सॉल्ट बनेगा यहाँ पर रिएक्शन में वो कैसा सॉल्ट बनेगा, स्ट्रांग सॉल्ट बनेगा, कहें तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्या, जो ये एसिड है अब ये वीक हो चुका है, यानी कि हमने कोई एक वीक एसिड ले लिया और जो बेस लिया वो हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तब जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा बेसिक सॉल्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। लेकिन एसिड जो एसिड है वो वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। अब घूम फिर के तो बन रहा है क्या, नमक बन रहा है। अब इस नमक को हम ले लेंगे और इस नमक से हम क्या बनाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये तीन चीजों को बना के देखेंगे। कैसे बनाएंगे, उसके लिए एक प्रोसेस है, उससे पहले होना पड़ता है, उसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये एक प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ठीक है, अभी बस इतना समझो कि एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के अंदर हम इस सॉल्ट का यूज करेंगे और क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा को बनाएंगे। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस प्रोसेस के अंदर जो ये सॉल्ट बना है ना आपका, क्या बोलते हैं सॉल्ट को हम, NaCl बोलते हैं। NaCl को ले लेंगे हम, कोई भी एसिड बेस का रिएक्शन होकर जो सॉल्ट बन गया उसको हमने यहाँ पे उठा लिया और इसके अंदर हम डाल देंगे क्या, पानी। पानी डाल दिया नमक के अंदर और प्रोसेस कौन सा करवा देंगे, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करवा देंगे। जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करवाया तो क्या बन गया हमारा, यानी कि एक बेस बन गया और बनेगी क्या, क्लोरीन गैस, और बनेगा क्या, हाइड्रोजन। ये तीन प्रोडक्ट्स हमारे बनेंगे। अब ये बैलेंस नहीं है, राइट। अब देखते हैं क्या, ये जो NaOH बना है ना, इसका भी एक यूज होगा, ये जो क्लोरीन बना है इसका यूज होगा, एंड ये जो H2 है इसका भी यूज होगा। जो ये हाइड्रोजन गैस बनती है इसको यूज किया जाता है फ्यूल मेकिंग के अंदर। जो भी फ्यूल बनते हैं जिसमें हाइड्रोजन का यूज होता है वो यहाँ से हम हाइड्रोजन ले लेते हैं। फिर बात करते हैं क्लोरीन की। आपने सुना होगा स्विमिंग पूल के अंदर क्लोरीनेशन प्रोसेस हुआ है, यानी कि वो गंदा था, उस पानी को साफ किया गया है। तो ये क्लोरीन यूज होता है वाटर ट्रीटमेंट में। ये किस तरह का काम करता है, ये एक डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, स्पेशली स्विमिंग पूल के अंदर। और हम बात करें तो ये पेस्टिसाइड्स में भी इसको यूज किया। और ये जो NaOH होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, इसका यूज किया जाता है साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, और यूज किया जाता है पेपर इंडस्ट्री के अंदर। वुड से, लकड़ी से जब पेपर को बनाया जाता है तो वहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। क्लियर, ये तो इतनी बात हो गई। अब इस NaOH को, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, इसको यहाँ पर बोला जाता है क्या, ब्राइन। क्लियर। और इस पूरे प्रोसेस को एसिड, बेस, एक सॉल्ट बना, उस सॉल्ट को लिया हमने, पानी डाल दिया, उसमें एक बेस बना, क्लोरीन, हाइड्रोजन बना। तो ये वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब ये प्रोसेस होने के बाद में ये जो क्लोरीन निकला है ना, इसका हम यूज करेंगे क्या बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। कैसे, चलो देखते हैं। तो अब ये जो क्लोरीन है इसको हम क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे। इस क्लोरीन के अंदर हम ऐड कर देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि स्लेक्ट लाइम, CaOH ट्वाइस। ये क्लोरीन के अंदर हमने ये जैसे ये डाला तो क्या बनेगा, कैल्शियम, ऑक्सीजन, और ये हो गया क्लोरीन। तो ये बन जाएगा आपका क्या, ब्लीचिंग पाउडर। और इसके साथ में क्या बनेगा, वाटर। तो ये ब्लीचिंग पाउडर कहाँ पर यूज होता है, ये यूज होता है पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर, और यूज होता है वाटर डिसइंफेक्टेंट की तरह।
तो यहाँ पर मैंने ये क्या लिख दिया, ये बन गया आपका ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर। तो देखा कैसे एसिड बेस के एक सॉल्ट से हमने एक क्लोरीन मॉलिक्यूल निकाला और उस क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम डाला, जिससे कि हमारा एक ब्लीचिंग पाउडर बन गया। अब हम क्या बनाएंगे, बेकिंग सोडा बनाएंगे। बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे कि आपने सुना होगा आजकल कितने यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं, नो ओवन केक, बिगर ओवन के केक बनाओ, नो यीस्ट पिज्जा, बिगर यीस्ट डाले पिज्जा बना दो, नो एग केक, बिगर एग डाले केक बना दो। लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा या सुना होगा कि विदाउट बेकिंग पाउडर केक बनाओ या विदाउट बेकिंग सोडा केक बनाओ। तो ये इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि केक क्या है, फूलेगा, जितना फ्लफी बनेगा तभी तो वो केक बना। अगर वो केक फूला ही नहीं तो वो क्या, चपटा बन गया, वो केक ही नहीं बना, खराब हो गया। तो उसी को हम देखते हैं कैसे बेकिंग पाउडर बनाते हैं। तो ये बेकिंग सोडा बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एसिड चाहिए, ठीक है, और एक बेस चाहिए। एसिड बेस को मिला के मेरे पास बन गया एक सॉल्ट। तो मैंने वहां पर ये लिख दिया NaCl, एक सॉल्ट बन गया। इस सॉल्ट के अंदर क्या डालना है मुझको, पानी डाल दो, डाल दिया। और क्या डालना है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दो, डाल दी। और क्या डालूं मैं इसके अंदर, NH3 मैंने डाल दिया। क्लियर। आपने NaCl सॉल्ट लिया, वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और NH3 लेके इसके अंदर सब मिक्स कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, ये जो Na है ये हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक बेकिंग सोडा बनाएगा, साथ में बनाएगा क्या, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये बेकिंग सोडा किस तरीके से बेकिंग पाउडर बनाएगा, यहाँ पर जो बेकिंग सोडा है हम यहाँ को फिर से लिख लेंगे NaHCO3। बेकिंग सोडा को हीट जैसे ही करा जाता है तो ये क्या करता है, अपने हाइड्रोजन को निकाल देता है और ये बन जाता है क्या, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। और यही सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, बेकिंग पाउडर होता है। जब हम केक बनाते समय मैदा के अंदर इस बेकिंग पाउडर को डालते हैं, वो वाटर भी होता है, उसके अंदर मिल्क भी होता है और थोड़ा बहुत अमाउंट में एसिड होता है। तो ये एसिड के साथ में रिएक्ट करके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी रिलीज होती है तो क्या होता है, वो मैदा के अंदर से निकल के बाहर जाती है। तो मैदा को जैसे ही वो क्रॉस करेगी तो वो मैदा क्या हो जाता है, फूल जाता है, उसके अंदर जगह जगह पोर्स बन जाते हैं। इसीलिए बेकिंग पाउडर का यूज करने से मैदा में पोर्स बन जाते हैं और वो केक कैसा होता है, फ्लफी हो जाता है। तो ये हो गया बेकिंग सोडा का पहला यूज, उसको हीट करके बेकिंग पाउडर बनाना, और इस बेकिंग पाउडर से हम केक इंडस्ट्रीज में इसको यूज करते हैं। दूसरा बेकिंग सोडा का यूज होता है एंटासिड्स के अंदर, यानी कि जब आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है तो जब आप एक एंटासिड की टैबलेट लेते हो या डाइजिन लिक्विड लेते हो तो उसके अंदर बहुत ही कम अमाउंट के अंदर बेकिंग सोडा प्रेजेंट होता है, जो कि एक बेस की तरह काम करता है, राइट। तो यहाँ पर लास्ट टॉपिक को समझते हैं, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मीनिंग समझते हैं इसका। वाटर मतलब क्या हो गया, पानी। क्रिस्टल मतलब यानी कि कुछ सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड भी है पानी भी है, कैसा कॉम्बिनेशन है, इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, बहुत ही सिंपल। उस एक्सपेरिमेंट में कुछ सॉलिड सब्सटेंस लिए गए जिनका नाम था कॉपर सल्फेट ग्रैन्युल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ CuSO4, यानी कि कॉपर सल्फेट के ग्रैन्युल्स को लिया। अब क्या किया, इन ग्रैन्युल्स को हमने डाल दिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक। और यहाँ पर नीचे से इस टेस्ट ट्यूब में लगा दी फ्लेम, उसको हीट प्रोवाइड करी। जैसे ही कॉपर सल्फेट के ग्रैन्युल्स को जो सॉलिड थे हीट मिली तो यहाँ पर बबल्स बनने लगे, जो किसके थे, वाटर बबल्स। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये सॉलिड में से पानी कहाँ से निकलने लगा, या तो उसके पास पानी होगा तभी तो पानी निकला है, तो उसी पानी को बोलते हैं क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कोई सॉलिड के अंदर पहले से पानी भरा हुआ हो जो आपको दिखता नहीं है, लेकिन जब हम उसको हीट करते हैं तब वो पानी बाहर निकल कर आता है, तो ऐसे पानी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो इसके हम दूसरे एग्जाम्पल्स को समझते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जिप्सम। जिप्सम क्या है, एक पाउडर फॉर्म होता है जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट 0.2H2O। ये हो गया इसका एक फॉर्मूला, कैल्शियम सल्फेट और 2H2O।
अब इस जिप्सम को हम क्या करेंगे, सेम जैसा यहाँ पे कॉपर सल्फेट के ग्रैन्यूल्स को किया, इसको हम करेंगे हीट किया 373 केल्विन पे। जैसे ही इसको हीट किया तो ये कैल्शियम सल्फेट के पास में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। हीट होने के बाद इसने क्या करा, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर दिया बाहर और अपने पास बचने दिया केवल आधा वाटर मॉलिक्यूल। तो इसकी रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, इसके प्रोडक्ट बनेंगे, इसको मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, यहाँ पे हमने हीट दी तो ये बन गया क्या, कैल्शियम सल्फेट 0.5 H2O, इसने केवल अपने पास आधे रखे और 2 में से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। और ये प्रोडक्ट अब क्या बन गया, अब ये जिप्सम नहीं है, ये बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब आपकी हड्डियां टूट जाती है या हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर जो है इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में घोल के इसी का प्लास्टर बांधता है। वो कहाँ से बनता है, जिप्सम से बनता है। तो यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या समझने वाली बात है, जिप्सम के पास में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, आपका आंसर होगा 2 वाटर मॉलिक्यूल इसके फॉर्मूला में लिखे नहीं, हीट होने के बाद में इसने 2 में से 1.5 को निकाला, केवल आधा वाटर मॉलिक्यूल इसके पास में रहा। तो जिप्सम के पास में होता है ओनली 1 वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर हाफ लिखा है तो जिप्सम के अंदर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये एक यूनिट होती है एक, और इसी तरह की दूसरी होती है कैल्शियम सल्फेट 0.5 H2O। तो ये दोनों मिलके कैसी हो जाएंगी, ये हाफ मिलके हो गया 1, तो 1 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो पर यूनिट में जितना वाटर उसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कॉपर सल्फेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, इसका है 5 H2O, यानी कि इसका पूरा फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो CuSO4.5 H2O है। तो इसके पास में 5 वाटर मॉलिक्यूल कैसे हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पर आपका टॉपिक चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट कंप्लीट होता है क्लास 10th का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम समझेंगे चैप्टर 3